हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 अम्ल, भस्म और लवण को करने वाले हैं। और इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं उस सबको हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए बने रहिएगा अंत तक, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 अम्ल, भस्म और लवण। देखिए, सबसे पहला इसमें प्रश्न बनता है कि अम्ल किसे कहते हैं। तो वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है तथा जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता हो उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता और जिसको जल में डुबाया जाए तो वह जल में घुल करके हाइड्रोजन प्लस आयन दे उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका समझते हैं। जैसे एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको जो हम जल में डुबाते हैं, पानी में डुबाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। और उसके बाद क्या दे उससे आपको मतलब नहीं है। देखो, हाइड्रोजन प्लस आयन देना चाहिए। ठीक है, वैसा पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोजन प्लस आयन देता हो उसको अम्ल कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से एक दूसरा अम्ल ले लिया हमने H2SO4। क्या है? ये भी सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसको जब हम जल में डुबाएंगे, ठीक है, तो यहाँ देखो फिर से हाइड्रोजन प्लस आयन दे रहा है, इसका मतलब ये अम्ल है। उसके बाद फिर एक अम्ल लिए HNO3, इसको जब जल में डुबाए तो ये क्या हुआ? हाइड्रोजन प्लस आयन दे रहा है। तो वही सभी पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता हो या जिसका स्वाद खट्टा हो, क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आया होगा। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता और जल में घुल करके हाइड्रोजन प्लस आयन देता है उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन प्लस जल H2O के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है। यानी कि जो हाइड्रोजन है अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगा, हाइड्रोजन जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो जब भी हाइड्रोजन प्लस आयन जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये H3O मतलब हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो याद रखना, जब भी हाइड्रोजन जल के साथ अभिक्रिया कराएगा क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। जब भी कोई हाइड्रोजन जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कि हाइड्रोजन जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। ठीक है, इसका सूत्र वगैरह दिखा देना इसी तरह से। चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है भस्म या क्षार किसे कहते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भस्म या क्षार किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है, वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है तथा जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड यानी कि OH- देता हो उसे क्या कहेंगे? भस्म या क्षार कहेंगे। वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है तथा जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH आयन देता है उसे क्या कहेंगे? भस्म या क्षार कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल है NaOH, यानी मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। यानी कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं, ये क्या है? भस्म या क्षार है। इसको अगर हम जल में डुबाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ देखिए, यहाँ ये हाइड्रोक्साइड आयन होना चाहिए, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा। ठीक है, उसी तरह से और एक हमने भस्म लिया है KOH, के मतलब पोटेशियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? एक प्रकार का भस्म है। इसको जब हम लोग जल में डुबाएंगे तो क्या होगा? पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड आयन देगा, हाइड्रोक्साइड माइनस आयन देता है। तो वह पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता हो और जिसका स्वाद क्या हो? कड़वा हो, वो क्या कहलाएगा? भस्म कहलाएगा। ठीक है, याद रखिएगा अम्ल और भस्म के बारे में फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है और जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ठीक, अब भस्म का जस्ट उसका थोड़ा सा ऑपोजिट बोल देना है। वह पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड माइनस आयन देता है, वहाँ हाइड्रोजन प्लस आयन देता था, यहाँ हाइड्रोक्साइड माइनस आयन देता है, उसे क्या कहेंगे? भस्म कहेंगे। ठीक है, वह पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है और जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड माइनस आयन देता है उसे क्या कहेंगे? भस्म कहेंगे। चलिए, भस्म का और एक एग्जाम्पल यहाँ समझ लीजिए। जैसे एक Ca है यानी कि कैल्शियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम जल में डुबाएंगे, घुलाएंगे तो क्या होगा? कैल्शियम बनेगा और OH माइनस आयन देता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्ल और भस्म में अंतर है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो सकता है कि आप लोग को भी ये क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं बढ़िया से कि अम्ल और भस्म के बीच अंतर क्या है।
ठीक है। इसका डेफिनेशन जैसे कि आप लोगों को समझाया तो डेफिनेशन पर समझ करके ये आ गया होगा कि इन दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। क्या अंतर है? तो सबसे पहले स्वाद का अंतर है, उसे जल में डुबाने पर कुछ अंतर होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका बता देना है कि जो अम्ल होते हैं इसका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, और जो भस्म होता है उसका स्वाद कैसा होगा? कड़वा होगा, ठीक। पहला अंतर यहाँ स्वाद के आधार पर अंतर बता देंगे कि जो अम्ल होता है उसका स्वाद खट्टा होता है, जो भस्म होता है उसका स्वाद कड़वा होता है। ये पहला नंबर अंतर हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर समझते हैं। यह जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस, याद रखिएगा कि जो अम्ल होता है वो जल में घुल करके हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। इसका ऑपोजिट याद रखिएगा, जो भस्म होता है ये जल में घुल करके क्या होता है कि हाइड्रोक्साइड माइनस आयन देता है, ठीक है। तो वह पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोजन प्लस आयन देता है उसे अम्ल कहेंगे, और वह पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड माइनस आयन देता है उसे भस्म कहेंगे, ठीक। चलिए तीसरा पॉइंट को समझते हैं। यह धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त करता है। देखिए अम्ल क्या होगा, ये अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन मुक्त करता है, जबकि यह धातु से अभिक्रिया नहीं करता। जबकि भस्म क्या होता है कि धातु से यह अभिक्रिया नहीं करता है। तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, और भस्म जो है ये धातु से अभिक्रिया नहीं करता है। तो इस तरह से इसका अंतर बोल सकते हैं कि अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करता है, और भस्म धातु से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक। आगे है कि ये जो अम्ल है ये नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो अंतर याद रखिएगा कि जो अम्ल होता है वो नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि यह मतलब भस्म लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि भस्म लाल लिटमस पत्र को क्या करता है? नीला कर देता है, ठीक। चलिए अगला समझते हैं। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। देखिए अम्ल का जो पीएच मान होगा वो 7 से कम, मतलब 0 से 6 के बीच में होगा। अम्ल का जो पीएच मान होगा 0 से 6 से बीच, 0 और 6 के बीच में ही होगा, मतलब 7 से कम होगा, क्योंकि 7 तो उदासीन का है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। तो अम्ल का जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा, ठीक, यानी कि 0 से 6 के बीच में ही होगा। और जो भस्म होता है, भस्म का पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा, मतलब भस्म का पीएच मान 7 से ज़्यादा, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक होता है। पीएच स्केल में क्या होता है कि 0 से 14 अंक अर्जित होता है। तो इसमें जो बीच वाला अंक होता है 14, ये अम्ल और भस्म मतलब उदासीनता को दिखाता है, ना तो अम्ल ना तो भस्म। उसके बाद 7 से अगर कम होता है तो अम्लीयता, 7 से जैसे जैसे कम आएंगे नीचे आएंगे, जैसे 5 आएंगे और ज़्यादा अम्ल होगा, 4 आएंगे और ज़्यादा अम्ल होगा, 1 आएंगे और ज़्यादा अम्ल होगा। उसी तरह से भस्म जैसे आगे बढ़ेंगे, 7 से आगे बढ़ेंगे तो भस्म बढ़ेगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। ये क्षार किसे कहते हैं? देखिए क्षार किसे कहते हैं? तो जल में घुलनशील जो भस्म है उसको क्षार कहते हैं। यानी कि जितने भस्म है जो जल में घुल जाते हैं, जो भस्म जल में घुल जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? क्षार। चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? यहाँ एक प्रश्न बनता है कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है वो क्या होता है? तो इसका आंसर समझते हैं। जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। देखिए इससे भी पहले हमने शायद केमिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर में उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और एक बार समझ लीजिए, जब कोई अम्ल जो है किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया के दौरान जो लवण और जल बनाता है तो इसको क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। यानी कि एक अम्ल और एक भस्म अभिक्रिया करेगा तो वो उदासीनीकरण हो जाएगा, ना मतलब ना तो अम्ल का गुण पाया जाएगा ना तो भस्म का गुण पाया जाएगा, ठीक है। तो जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाए, इसे क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। फॉर एग्जांपल इसका समझिएगा, जैसे हमने एक अम्ल लिया है HCl, क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये, इसका अभिक्रिया करा रहे हैं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो HCl क्या है? एक तरह से अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? भस्म है। तो ये अम्ल और भस्म जो अभिक्रिया किया, अभिक्रिया के दौरान देखिए NaCl बनाया, मतलब सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं साधारण नमक, और जल बना रहा H2O, ठीक है। तो याद रखना, जब भी अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे, ठीक। चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। ये देखिए अम्ल के गुण बताए, ये जो अम्ल होता है इसके गुण बताए, तो ये इसका गुण को समझते हैं। तो अम्ल के गुण निम्न है। पहला, यह स्वाद में खट्टा होता है। देखिए जाहिर सी बात है, अम्ल होगा तो स्वाद में खट्टा होगा, जैसे कि भस्म स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। उसी तरह से अम्ल का गुण में लिख सकते हैं कि जो अम्ल होता है वो स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा, यह संक्षारक होता है,
ठीक है। संक्षारक मतलब थोड़ा खतरनाक टाइप का होता है ये, संक्षारक मतलब ये खतरनाक टाइप का होता है। यह विषैला होता है, हाँ अम्ल विषैला होता है, जितना अम्लता ज़्यादा होगा उतना वो ज़्यादा विषैला होगा। अगला है यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, जो नीला लिटमस पत्र होता है उसको लाल कर देता है। अम्ल का काम क्या है कि नीला लिटमस पत्र को ये लाल कर देता है। उसके बाद यह तीव्रनाशक होता है। देखिए अम्ल होता है ना, ये तीव्रनाशक होता है, जल्दी खराब होने वाला चीज़ होता है, ठीक है। तीव्रनाशक यानी ये समझ लो कि जल्दी कोई भी चीज़ को ख़राब कर देता है। जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति का फेस में एसिड वगैरह डाल दिया तो वो तुरंत जल जाएगा, यानी कि क्या हुआ, ये तीव्रनाशक होता है, जल्दी इसका अभिक्रिया, जल्दी रिएक्शन में आ जाता है ये, ठीक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए आरहेनियस ने अम्ल और भस्म की क्या परिभाषा दी। देखो ये जो आरहेनियस है, आरहेनियस ने अम्ल और भस्म के बारे में कुछ परिभाषा दिया, क्या है वो, देखिए आरहेनियस ने अम्ल और भस्म का परिभाषा वो पानी में घुलनशील वाला नियम है ना, यही दिया है। वैसे तो अम्ल का हम लोग क्या डेफिनेशन पढ़े, जैसे अम्ल है, अम्ल का डेफिनेशन क्या पढ़े, तो जो स्वाद में खट्टा होता है अम्ल सिर्फ उसको नहीं कहेंगे, जो स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। इसके अलावा आरहेनियस ने एक नियम और जोड़ा कि स्वाद में खट्टा होता है, इसके अलावा इसमें एक गुण और होना चाहिए कि जल में घुल करके हाइड्रोजन प्लस आयन देना चाहिए। यानी कि आरहेनियस के अनुसार, आरहेनियस का कहना ये है कि जो पदार्थ जल में घुल करके हाइड्रोजन प्लस आयन देता है वह अम्ल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आरहेनियस ने भस्म के बारे में यह परिभाषा दिया कि वह पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड अगर आयन देता है, वह पदार्थ जो जल में घुल करके अगर हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो वह भस्म है, लेकिन अगर हाइड्रोजन आयन देता है तो वह अम्ल है। ये आरहेनियस ने परिभाषा दिया था। आरहेनियस ने परिभाषा दिया था कि वह पदार्थ जो जल में घुल करके अगर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, इसका मतलब वो जो पदार्थ है ना वो अम्ल है, और वो पदार्थ अगर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इसका मतलब वो जो पदार्थ है ना वो भस्म है, ठीक है। तो आरहेनियस ने अम्ल और भस्म की परिभाषा जो है ना निम्न प्रकार दी। पहला अम्ल के बारे में, यानी आरहेनियस ने अम्ल का क्या परिभाषा दिया, वह अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुल करके क्या देता है, हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। आरहेनियस का कहना है कि अम्ल वह पदार्थ होता है जो जल में घुल करके हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। ये सब क्या है, अम्ल है, क्योंकि ये क्या होता है कि जल में घुल करके हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, हमने ऊपर में देखा पहले, ठीक है। आइए उसके बाद भस्म के बारे में समझते हैं। देखिए भस्म क्या है, तो भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुल कर हाइड्रोक्साइड माइनस आयन देता है। भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है, उसे क्या कहेंगे, भस्म कहेंगे। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, ठीक है। ये सब क्या है, भस्म है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग समझते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सिरका किसे कहते हैं, इसका उपयोग बताएं। जो सिरका होता है वो किसे कहते हैं और इसका उपयोग क्या है। तो 6 से 8% एसिटिक अम्ल को, 6 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। 6 से 8% के एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। इसका उपयोग जो है अचार बनाने में रक्षक के रूप में होता है। 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। इसका उपयोग अचार बनाने में रक्षक के रूप में किया जाता है, इसका सिरका का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कुछ प्रमुख पदार्थ में मौजूद अम्लों के नाम। कुछ प्रमुख पदार्थ में मतलब कुछ स्पेशल पदार्थ है और उसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं वो दिया हुआ है, और इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही है, आपको इसको याद करना है। देखिए यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए हैं और उन पदार्थ में उपस्थित यानी कि कौन से अम्ल शामिल है ये दिया हुआ है। देखिए बात करें संतरा या नींबू का रस, जो संतरा होता है या नींबू का रस होता है तो उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जो संतरा या नींबू का रस हम लोग जो पीते हैं तो इसमें क्या होता है कि सिट्रिक अम्ल मिलता है, ठीक है। तो याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि संतरा या नींबू का रस में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो सिट्रिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिए ना, मौलिक अम्ल। सेब में किस प्रकार का अम्ल पाए जाते हैं, मौलिक अम्ल। अगला है इमली। इमली में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, टार्टरिक अम्ल। इसके अलावा सिरका में याद रखना, सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जो दही होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है।
ठीक है, दही में लैक्टिक अम्ल। इसके अलावा टमाटर का बात करें तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, जो टमाटर होते हैं उसमें ऑक्जेलिक अम्ल मिलता है। फिर अमाशय रस का बात करें तो अमाशय रस यानी कि हम लोग का अमाशय में जो लार होता है, रस निकलता है, वो कौन सा है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक ऑब्जेक्टिव आपसे और पूछ सकता है इसके बारे में, अमाशय रस कौन सा रस है, अमाशय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि हमारी जो शरीर है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर डे कितना केजी स्रावित होता है। तो याद रखना, जो हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो पर डे 3 लीटर स्रावित होता है, पर डे, ठीक है। उसे चाय में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, तो टैनिक अम्ल पाए जाते हैं। चाय में किस प्रकार का अम्ल, टैनिक अम्ल पाए जाते हैं। इसके अलावा विटामिन सी का बात करें तो विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल पाए जाते हैं। विटामिन सी जो है इसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाए जाते हैं। इसके अलावा जो लाल चींटी होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। जो लाल चींटी होता है छोटा छोटा, तो उसमें फॉर्मिक अम्ल पाए जाते हैं। तो इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इससे एक ना एक ऑब्जेक्टिव हर एक साल पूछता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। देखिए अगला प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, अम्ल के साथ धातुओं की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। देखिए अगर अम्ल के साथ किसी धातु का अभिक्रिया करा देंगे तो क्या बनेगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि अगर अम्ल का अभिक्रिया हम धातु के साथ कराते हैं तो इससे क्या बनता है। देखिए अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। देखिए अम्ल धातु का, ठीक है, यानी कि धातु और अम्ल का अगर अभिक्रिया करा देंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। अम्ल और धातु का अभिक्रिया कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। याद रखिएगा, अम्ल और धातु का अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर समझिएगा, हमने एक धातु लिया सोडियम, ठीक है, और एक लवण लिए HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब भी सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, एक लवण बनाएगा NaCl, इसके अलावा H2 यानी कि हाइड्रोजन बनाएगा। तो सोडियम एक धातु है, NaCl क्या है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लवण है। तो सोडियम यानी कि एक धातु और किसी अम्ल का, धातु और अम्ल का अभिक्रिया कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। चलिए दूसरा समझते हैं। देखिए एक पोटेशियम है, क्या मतलब पोटेशियम का अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 के साथ, ठीक है। H2SO4 क्या है, एक तरह से अम्ल है। ये पोटेशियम एक धातु है, H2SO4 एक अम्ल है। जब भी हम धातु और अम्ल का अभिक्रिया कराएंगे तो दो चीज़ बनेगा, एक लवण बनेगा KSO4 यानी पोटेशियम सल्फाइड, और साथ में जो दूसरा पदार्थ बनेगा वो हाइड्रोजन का बनेगा, ठीक है। उसी तरह से अगला देखते हैं कि हमने एक धातु लिया है कैल्शियम का और HNO3 एक अम्ल है। तो ये धातु का अभिक्रिया करा दी अम्ल से, तो इसमें क्या बना, लवण बना और जल बना, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना। जैसे आपको अगर एग्जाम में पूछे कि अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, तो लिख देना आंसर में कि अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया कराने पर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर कम से कम एक दो को दिखा देना कि सोडियम यानी कि एक धातु है और एक अम्ल लेना है, HCl अम्ल है। तो सोडियम और HCl का अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, NaCl बनता है, साधारण नमक और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक विषैला अम्ल का नाम बताएं। एक विषैला अम्ल का नाम बताएं। तो एक विषैला अम्ल का नाम हो गया कार्बोलिक अम्ल, ठीक है। कार्बोलिक अम्ल यानी इसका सूत्र होता है H2CO3। एक विषैला अम्ल का नाम बताया तो एक विषैला अम्ल क्या हुआ, कार्बोलिक अम्ल हो गया। एक विषैला अम्ल है ना, कार्बोलिक अम्ल क्या है, एक विषैला अम्ल है। अगला है बैटरी अम्ल या अम्लराज किसे कहते हैं। बैटरी अम्ल या अम्लराज किसे कहते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहेंगे, बैटरी अम्ल या अम्लराज कहेंगे, ठीक है। जो बैटरी वगैरह में इस्तेमाल होता है अम्ल तो उसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, या अम्लराज कहते हैं। उसका सूत्र होता है H2SO4, ठीक है। बैटरी में पाए जाने वाले अम्ल किस प्रकार के हैं, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है एग्जाम में कि बैटरी अम्ल या अम्लराज निम्न में से कहते हैं। तो याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी अम्ल या, ठीक है, बैटरी अम्ल या अम्लराज। अगला प्रश्न है कि नाइट्रिक अम्ल के उपयोग बताएं। जो नाइट्रिक अम्ल है ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उपयोग सब। नाइट्रिक अम्ल के उपयोग बताएं, यानी नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। देखिए नाइट्रिक अम्ल का जो इस्तेमाल होगा वो खाद बनाने में होता है,
ठीक है, जो यूरिया सार खाद वगैरह बनता है तो सब का बनाने में नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा विस्फोट के रूप में, विस्फोट मतलब कुछ धमाका वगैरह करना हो तो यहाँ जो है ना नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो यूरिया सार खाद बनाने में, यानी कि एक तरह से सिर्फ आपको इतना लिखना है एग्जाम में, खाद बनाने में। दूसरा विस्फोट के रूप में, ठीक है, विस्फोट के रूप में। चलिए अगला प्रश्न को समझते हैं। पेट में अम्लता या गैस की शिकायत होने पर, पेट में अम्लता या गैस की शिकायत होने पर क्या करना चाहिए। पेट में अम्लता या गैस की शिकायत होने पर, अगर हमारे पेट में अम्लता बढ़ जाए, गैस की शिकायत हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो आंसर है पेट में अम्लता या गैस की शिकायत होने पर हमें एंटासिड का प्रयोग करना चाहिए। देखिए पेट में अगर गैस बन जाता है या अम्लता की मात्रा बढ़ जाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि एंटासिड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह पेट में बनने वाले क्या होता है कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण होता है। देखिए अब अगर हमारे पेट में गैस बन जाता है या फिर अम्लता बढ़ जाता है तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ऐसा होता है। अब है तो वो अम्ल, अब उसको उदास करना है, इसको साइलेंट करना है तो क्या देना होगा, भस्म डालना होगा, है ना। कि अगर आपका अम्लता बढ़ जाए तो उसमें छाड़ डाल दो, उदासीन हो जाएगा। छाड़ का मात्रा बढ़ जाए तो उसमें क्या डालना है, अम्ल डालना है। ठीक है, तो हमारे जो अमाशय में है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, उसके कारण क्या होता है कि हम लोग को कभी कभी गैस का शिकायत वगैरह आने लगता है। एंटासिड एक प्रकार का क्या है, क्षारीय है। ठीक है, जो पेट की अम्लता को उदासीन कर देता है। ठीक है, अगर पेट में अम्लता वगैरह बढ़ जाए तो हमें एंटासिड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि एंटासिड क्या करता है, एक प्रकार का क्षारीय है। एंटासिड मतलब जो हम लोग यूनो के नाम से जानते हैं ना, यूनो है ना, यूनो का जो पानी पीने के लिए डॉक्टर बोलता है वो होगा एंटासिड। ठीक है, तो पेट में अगर अम्लता बढ़ जाता है तो क्या करना चाहिए, हम लोग को एंटासिड का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि अम्ले को मारने के लिए क्या डालना होगा, भस्म डालना होगा। तो एंटासिड क्या है, एक तरह से वो भस्म है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। और व्यक्ति को इससे राहत पहुंचाता है, यानी कि अगर एंटासिड का प्रयोग करते हैं तो ये एंटासिड क्या है, एक तरह से ये भस्म है और ये अम्ल को शांत करके राहत पहुंचाता है। ठीक, इसलिए हम लोग को क्या करना होगा, ऐसी अवस्था में जब पेट में अम्लता बढ़ जाए, गैस बढ़ जाए, एंटासिड का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। हमें सुबह सुबह टूथपेस्ट क्यों करना चाहिए। देखिए हम लोग जो सुबह सुबह उठ करके ब्रश करते हैं, ऐसा क्यों करना चाहिए। तो आंसर है टूथपेस्ट भास्मिक प्रकृति का होता है, यानी कि जो टूथपेस्ट होता है, जो मंजन वगैरह करते हैं, वो भस्म नेचर का होता है, क्षारीय टाइप का होता है, जो हमारे मुंह में उपस्थित अम्ल को उदासीन करने में मदद करता है। देखिए हम लोग जो सुबह सुबह टूथपेस्ट वगैरह का प्रयोग करते हैं, इसका रीज़न ये है कि हमारे पेट में हम लोग जो भोजन वगैरह करते हैं ना, तो वो लंबे समय तक सफाई वगैरह नहीं करने से उसमें क्या होता है कि उसमें जो है ना, एक तरह से कह सकते हैं कि अम्ल का मात्रा बढ़ जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह ब्रश वगैरह करते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग को सुबह सुबह टूथपेस्ट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अम्ल बन गया है, उसको मारना है तो भस्म डालना होगा इसलिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में है लिटमस पत्र क्या है, यानी कि जो लिटमस होता है वो क्या है। लाल और नीला लिटमस कैसे बनता है, लिटमस क्या है, लाल और नीला लिटमस कैसे बनता है। तो आंसर है कि लिटमस एक रासायनिक सूचक होता है। जो लिटमस होता है एक प्रकार से लिटमस एक रासायनिक सूचक होता है, जिसे थैलोपाइटा वर्ग की लाइकेन पौधे से निकाला गया गुलाबी रंग का उदासीन अक्र होता है। देखिए समझिएगा, लिटमस क्या है, तो लिटमस एक रासायनिक सूचक होता है। ठीक है, रासायनिक सूचक होता है जिसे थैलोपाइटा वर्ग की लाइकेन पौधे से निकाला गुलाबी रंग का ये उदासीन अक्र होता है। ये क्या होता है, गुलाबी रंग का उदासीन अक्र टाइप का होता है ये। लिटमस को अम्ल के विलयन में डुबाने पर, जो लिटमस पत्र होता है उसको अगर अम्ल के विलयन में डुबाएंगे तो क्या होगा, वो लाल होगा, तथा क्षार के विलयन पर डुबाने पर क्या होता है, नीला हो जाता है। लिटमस पत्र को अम्ल के विलयन में डुबाने पर लाल और क्षार के विलयन पर डुबाने से क्या होगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है लिटमस पत्र पर अम्ल और क्षार का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए लिटमस पत्र जो होता है
उसमें अम्ल और क्षार का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है और क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका आंसर है यदि किसी विलयन में नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। देखिए अगर कोई विलयन है, ठीक है, अगर कोई विलयन है उसमें अगर हम लिटमस पत्र डालते हैं, नीला लिटमस पत्र डालते हैं और वो लाल हो जाता है तो वह विलयन क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। यदि कोई विलयन है उसमें नीला लिटमस पत्र डालते हैं और वो लिटमस पत्र लाल हो जाता है तो विलयन कैसा है, अम्ल है। और यदि लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, यदि उस विलयन में लाल लिटमस पत्र डालते हैं और वो नीला हो जाता है तो वो क्या है, क्षारीय है। ठीक है, इस तरह से हम लोग जाँच कर सकते हैं कि जो विलयन है वो अम्ल है या क्षारीय है। कैसे जांच करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को लिटमस पत्र चाहिए। लिटमस पत्र उस विलयन में हम डुबाएंगे। डुबाने के बाद अगर लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, लाल लिटमस पत्र अगर नीला हो जाता है इसका मतलब क्षार है। अगर नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है इसका मतलब वो क्या है, अम्ल है। यानी कि अगर लिटमस पत्र का कलर, एकदम सीधा सीधा याद रखो, अगर लिटमस पत्र का कलर लाल हो जाता है तो वो अम्ल है और पीला हो जाता है तो क्या होगा, वह क्षारीय होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अम्ल की जल से अभिक्रिया किस प्रकार होता है। देखो कोई अम्ल है उसका अगर हम जल से अभिक्रिया कराएंगे तो किस प्रकार अभिक्रिया होगा, रिएक्शन किस प्रकार होगा। तो हमने एक अम्ल लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इसका अभिक्रिया करा रहे हैं जल से। तो जब भी हम अम्ल का अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, H3O प्लस मतलब हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन प्लस उष्मा। तो अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया कराने पर, यानी किसी भी अम्ल का अभिक्रिया अगर जल के साथ कराएंगे तो हाइड्रोनियम आयन, क्लोरीन और उष्मा बनेगा। ठीक है, जब भी हम अम्ल का अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो हाइड्रोनियम आयन, क्लोरीन आयन और उष्मा बनेगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सूचक किसे कहते हैं, इसका प्रयोग लिखें। जो सूचक होता है, ठीक है, सूचक किसे कहते हैं और इसका प्रयोग क्या है, सूचक का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। आंसर है कि वह रंजक जो अम्ल तथा भस्म के प्रभाव से बदलता है। वह रंजक जो अम्ल और भस्म के प्रभाव से बदलता है उसे क्या कहेंगे, सूचक कहेंगे। वह रंजक जो अम्ल और भस्म के प्रभाव से बदलता है उसे सूचक कहेंगे। इसका प्रयोग जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया को दिखाने में होता है। वह रंजक जो अम्ल और भस्म के प्रभाव से बदलता है उसे सूचक कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को दिखाने में। ठीक है, आया समझ में। सूचक किसे कहते हैं, तो वह रंजक जो अम्ल और भस्म के प्रभाव में बदलता है। सूचक किसे कहते हैं, तो वह रंजक जो अम्ल और भस्म के प्रभाव से बदल जाता है। मतलब अम्ल में डालते हैं तो लाल और भस्म में डालते हैं नीला हो जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग उदासीनीकरण अभिक्रिया को दिखाने में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि कुछ प्राकृतिक सूचक के नाम बताएं। हमें कुछ प्राकृतिक, ठीक है, जो नेचुरल सूचक का नाम बताना है। तो ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आप लोग कि निम्न में से कौन से प्राकृतिक सूचक है। ठीक, तो याद रखिएगा जो हल्दी होता है ना, जो हम लोग सब्जी बनाने में प्रयोग करते हैं, तो वो प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा जो चुकंदर होता है जो हम लोग खाते हैं, होता है ना लाल टाइप का, लगता है कि ब्लड है, ठीक है, मूली जैसा, तो उसको बोलते हैं चुकंदर। तो चुकंदर भी क्या होता है, एक प्रकार से ये प्राकृतिक सूचक है। इसके अलावा लाल गोभी का जो पत्ता होता है वो भी प्राकृतिक सूचक होता है। ठीक, अगले प्रश्न है कि अम्ल धातुओं से अभिक्रिया, अम्ल धातुओं से किस प्रकार अभिक्रिया करता है। कोई अगर अम्ल है तो धातु से किस तरह से अभिक्रिया करेगा। तो इसका आंसर है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, अम्ल धातु से अभिक्रिया, अम्ल धातु से किस प्रकार अभिक्रिया करता है। अगर कोई अम्ल है वो धातु से किस तरह से अभिक्रिया करेगा, तो इसका आंसर है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी वस्तु हैं, सक्रियता श्रेणी में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर की जितनी भी धातुएं हैं
अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी धातु है ना, हाइड्रोजन से ऊपर, हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल वाला, हाइड्रोजन से ज़्यादा पावर वाला जितना भी धातु है वह अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। इससे पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा किए। फिर इसका एग्जांपल समझ लो, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अगर अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है के साथ अभिक्रिया कराने पर, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी धातु हैं, हाइड्रोजन से ऊपर के जितने भी, हाइड्रोजन से ज़्यादा पावर वाला जितने भी धातु हैं वो क्या होता है, किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील और सबसे कम क्रियाशील धातु के नाम बताएं। सबसे अधिक क्रियाशील यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल, ठीक है, सबसे ज़्यादा पावरफुल धातु और सबसे कम पावरफुल धातु का नाम बताएं। तो देखिए, सबसे अधिक जो क्रियाशील धातु होता है, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट पावरफुल धातु होता है, तो याद रखिएगा पोटेशियम। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा एग्जाम में, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन से है, तो पोटेशियम। और सबसे कम में याद रखिएगा, सबसे कम में कौन सा है, सोना। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु हो गया पोटेशियम और सबसे कम क्रियाशील धातु सोना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है। धातु का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, उदाहरण द्वारा बताएं। धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, ठीक है, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण, जल और CO2 बनाता है। धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके लवण, जल और CO2 बनाएगा। तो याद रखना कि धातु का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों, धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होगा कि जब भी ये लोग अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो तीन चीज़ बनाएगा, लवण बनाएगा, जल बनाएगा और CO2 बनाएगा। आइए इसको हम लोग उदाहरण के तौर पर नीचे देख लेते हैं। देखिए, हमने एक सोडियम कार्बोनेट लिया Na2CO3, ठीक है, और एक सल्फ्यूरिक अम्ल लिया H2SO4। तो सोडियम कार्बोनेट और H2SO4 दोनों का अगर अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ तीन चीज़ बनता है, Na2SO4 यानी कि लवण, H2O यानी कि जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन करके उड़ जाएगा। ठीक है, तो जब भी धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो तीन चीज़ का निर्माण करता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसका दूसरा एग्जांपल फिर से समझ लो। जैसे हमने एक धातु का ऑक्साइड लिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका अभिक्रिया हमने करा दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, बहुत ही पावरफुल अम्ल है, इसके साथ अभिक्रिया करा दिए। तो फिर यहाँ तीन चीज़ बनता है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक, इसके अलावा H2 यानी कि जल का निर्माण किया, उसके बाद CO2 बनाया जो कि गैस बन करके उड़ गया। तो जब भी धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराता है तो तीन चीज़ का निर्माण करता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। जब कोई अम्ल है किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। ठीक है, जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है। तो आंसर है, जब कोई अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो वह लवण और जल बनाता है। तो याद रखिएगा कि जब कोई अम्ल जो है भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो शुरुआत से ही वो लवण और जल बनाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बोला था कि जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो आंसर लिख देंगे, जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। इसका एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देना इतना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ये काफ़ी VVI क्वेश्चन है कि सांद्र मतलब गाढ़ा, ठीक है, H2SO4 या HNO3 में कभी भी जल नहीं डालना चाहिए। देखो, सांद्र H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल में और HNO3 में कभी भी जल नहीं डालना चाहिए। यानी कि ये दोनों जो अम्ल होते हैं, ये दोनों अम्ल काफ़ी खतरनाक होता है, इसमें हमें क्या करना है, जल नहीं डालना चाहिए। ठीक भाई, अथवा सांद्र H2SO4 या HNO3 को तनु बनाने के लिए
उसे जल में बूंद बूंद करके डालनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात, गलती से भी हम लोग को H2SO4 और HNO3 इन दोनों को गलती से पानी में ले आकर के नहीं डालना है, ठीक है, क्योंकि बहुत फायर वगैरह हो सकता है, ठीक है। हाँ, इसमें क्या कर सकते हैं कि हम कुछ पानी का बूंद लेकर के इन दोनों विलयन में हम लोग डाल सकते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को, ठीक है, याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल को पानी में डाल सकते हैं नहीं, पानी को सल्फ्यूरिक अम्ल में बूंद बूंद करके डाल सकते हैं तो सही, ठीक है। चलिए इसका आंसर समझो। देखो सांद्र HNO3 या सांद्र H2SO4 को जल के साथ मिश्रित करने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है। सांद्र HNO3 या सांद्र H2SO4 को जल के साथ मिश्रित करने पर, जल के साथ मिश्रित करने पर, मिलाने पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होता है, क्योंकि ये दोनों पावरफुल है। अगर इन लोग को जल के साथ मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगा, जिससे अम्ल छलक कर बाहर आ जाता है, ठीक है। अगर इन दोनों में अगर हम जल मिलाएंगे तो क्या होगा कि जो अम्ल होता है वो छलक करके बाहर आ जाता है तथा परखनली अत्यधिक गर्म से टूट जाती है। अगर हम अम्ल में जल डाल लेंगे तो जिस परखनली में रहेगा अम्ल वो क्या होगा, वो परखनली टूट जाएगा। अतः सांद्र H2SO4 को तनु करते समय, यानी कि सांद्र यानी गाढ़ा H2SO4 को पानी टाइप का करने समय सावधानी पूर्वक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल में डालनी चाहिए, ठीक है। ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल है इसको अगर हम सांद्र से तनु करते हैं तो उसमें हमें क्या करना होगा कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में धीरे धीरे करके उसमें क्या करना होगा, जल डालना होगा। सांद्र H2SO4 में जल कभी भी नहीं डालना चाहिए, सांद्र H2SO4 में बिल्कुल भी जल नहीं डालना चाहिए। हाँ, सांद्र H2SO4 में जल नहीं डालना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्या होता है कि जब धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन ये है कि क्या होता है उस कंडीशन में जब कोई धातु का ऑक्साइड किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो आइए इसका आंसर को समझते हैं। धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। जो धातु के ऑक्साइड है अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड। क्वेश्चन ये था कि क्या होता है जब धातु का ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि धातु का ऑक्साइड और अम्ल अभिक्रिया करने से क्या बनता है। तो आंसर है धातु के ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर कॉपर नामक लवण बनाते हैं। कॉपर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर कॉपर नामक क्या करते हैं, लवण बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझिए CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है। ये कॉपर ऑक्साइड को हमने क्या किया, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया तो CuSO4 और H2O बनाया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि क्या होता है जब अधातु के ऑक्साइड भस्म से अभिक्रिया करते हैं। क्या होता है जब अधातु का ऑक्साइड भस्म के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो इसका आंसर है कि अधातु के ऑक्साइड अम्ल होते हैं। जो अधातु का ऑक्साइड होता है वो अम्ल होता है। CO2 की अभिक्रिया चूना जल, CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अभिक्रिया चूना जल जिसको बोलते हैं CaOH2 के साथ कराने पर CaCO3 और जल बनाता है। देखिए क्वेश्चन ये था, फिर से एक बार समझिएगा। क्वेश्चन ये था कि क्या होता है जब अधातु का ऑक्साइड भस्म से अभिक्रिया करते हैं। क्या होता है जब कोई अधातु का ऑक्साइड किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक। धातु का ऑक्साइड का अभिक्रिया किसी के साथ करा रहे हैं, भस्म के साथ। तो क्या होता है कि जब कोई अधातु का ऑक्साइड हम किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसका आंसर है कि अधातु का ऑक्साइड अम्ल होते हैं। देखिए जितना भी अधातु का ऑक्साइड होगा क्या होगा, अम्ल होगा, यानी कि स्वाद में कैसा होगा, खट्टा होगा। CO2 की अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया चूना जल, ठीक है, CO2 की अभिक्रिया चूना जल CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। CO2 की अभिक्रिया अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का अभिक्रिया अगर CO2 के साथ कराएंगे, ठीक है, CaOH2 के साथ कराएंगे, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया चूना जल के साथ कराएंगे तो क्या होगा,
कि कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और जल बनेगा। ठीक है, जब हम CO2 का अभिक्रिया चूना जल के साथ कराएंगे, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अभिक्रिया हम क्या करेंगे, चूना जल के साथ कराएंगे, तो क्या बनेगा, CaCO3 और जल बनेगा। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए इसका, कार्बन हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर, कार्बन हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट नामक लवण तथा जल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। ठीक है, लवण और जल बनाता है। जैसे समझिएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराए तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और H2O यानी कि जल बनाता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कि विद्युत अपघटन और विद्युत अनवघटन किसे कहते हैं। क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन और विद्युत अनवघटन किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन, वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन विद्युत का संचालक करते हैं, वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन विद्युत का संचालक करते हैं वो क्या कहलाएगा, विद्युत अनवघटन कहलाएगा। वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन विद्युत का संचालक करते हैं, ठीक है, उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है, तो वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन विद्युत का संचालक होता है, वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन विद्युत का संचालक होता है उसे विद्युत अनवघटन कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ये विद्युत का संचालन करेगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl, ये सब क्या है, विद्युत का संचालक करते हैं, इसलिए विद्युत अपघटय कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन विद्युत का संचालन नहीं होता है, वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन विद्युत का संचालक, जिसका जलीय विलयन विद्युत का संचालक नहीं होता है उसे विद्युत अनवघटन कहते हैं। वह पदार्थ जिसका जलीय विलयन विद्युत का संचालक नहीं होता है उसे विद्युत का अनवघटन कहते हैं। ठीक है, जैसे अल्कोहल हो गया, ग्लूकोज होगा, यूरिया, ये सब विद्युत का क्या होता है, संचालक नहीं करता है, कुचालक होता है ये विद्युत का। ठीक है, तो वह पदार्थ जो विद्युत का कुचालक होता है अनवघटय कहते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जो विद्युत का संचालक होता है उसे अपघटय कहते हैं। ठीक है, जो विद्युत का संचालक होगा अपघटय, जो विद्युत का कुचालक होगा उसे अनवघटय कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को समझते हैं। अगला VBI क्वेश्चन है कि क्या होता है जब अम्ल जल से अभिक्रिया करता है। देखिए क्वेश्चन इससे भी पहले हम आपको 2 बार शायद बता चुके हैं, तो यहाँ और बढ़िया से समझ लिए क्योंकि यहाँ हम थोड़ा बहुत थ्योरी भी लिख दिए हैं आप लोग को। ठीक है, तो क्या होता है जब अम्ल जल से अभिक्रिया करता है, जब कोई अम्ल जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो आंसर है कि जब अम्ल जल से अभिक्रिया करता है, जब अम्ल जल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन, क्लोरीन आयन तथा उष्मा बनता है। जब कोई अम्ल जल से अभिक्रिया करता है, याद रखिएगा, जब कोई अम्ल जल से अभिक्रिया करता है तो 3 चीज़ का निर्माण करता है, हाइड्रोनियम आयन, क्लोरीन आयन और बहुत ज़्यादा उष्मा। ठीक, इसका हम लोग सूत्र भी लिख देंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जल के साथ अभिक्रिया कराए तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या हुआ, हाइड्रोनियम आयन बना, है ना, H3O माइनस साइन, हाइड्रोनियम आयन बना। इसके अलावा क्लोरीन बना और उष्मा बना। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी हम अम्ल का अभिक्रिया जल के साथ कराएंगे तो 3 चीज़ बनेगा, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, क्लोरीन और उष्मा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जितने भी स्टूडेंट चैनल में नए जुड़े हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इससे आगे का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।